हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन आप ऐसा समझो कि आपके बोर्ड में आना 100% तय। सिर्फ 2 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा और 2 होमवर्क के लिए दूंगा, और इन्हीं में से आप देखोगे कि आपके बोर्ड में कुछ क्या है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले लिख देता हूँ जैसे कि प्रूव दैट, याद भी आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसके अंदर एक छोटी सी थ्योरम भी यूज होती है जो कि मैं साथ साथ ही इसको प्रूव करते हुए आपको बता दूंगा कि क्या उसका काम है और किस तरीके से वो निकल करके आई है। ठीक है भाई, याद नहीं करना पड़ेगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप क्या कहो कि लेट, ऐसा मान लो, आप उल्टा मान लो क्या, कि √3 इज ए रेशनल नंबर। आपने उल्टा मान लिया। अब आपने जो माना है यहाँ पे, इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे। अगर √3 इर्रेशनल है, रेशनल है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि √3 को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्योंकि √3 क्या है, रेशनल है, और किसी भी रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हो सकता है कि जो हमारा रेशनल नंबर है p/q, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर जो p और q हैं वो आपस में कोप्राइम ना हो। कोप्राइम ना हो का मतलब क्या है, जैसे सपोज ये हो 15/21 की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये जितने भी कट सकते हैं, सपोज ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये जितना भी आप इसको काट सकते हो उस फॉर्म में आप इसको ले आओ कि ये फर्दर इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो 1 के अलावा। जरूरी नहीं है ऊपर नीचे वाले नंबर्स प्राइम हो, पर इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना बचे, सिर्फ इतना मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 18/8 है। ठीक है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में मैं p/q को लाना चाहता हूँ, जहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 18/8 और 9/4 दोनों सेम चीज़ हैं, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है और यहाँ पे इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि √3 इज इक्वल टू a/b, where a and b are coprime, where a and b are coprime। कोप्राइम मतलब इनके बीच में अब 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। p/q जो भी था इसको हमने काट लिया और अब ये a/b बनकर रह गया है। क्लियर है बात? अगर ये a/b की फॉर्म इस तरीके से है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो 3 इज इक्वल टू a²/b², क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b²। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इम्प्लाइज a², इस b² को मैं इधर ले जा रहा हूँ और 3 को इधर ला रहा हूँ, तो b² इज इक्वल टू a²/3। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो 3 नंबर है वो a² को डिवाइड करता है और आंसर क्या आता है, b² आता है। जो 3 नंबर है वो a² को डिवाइड करता है और आंसर क्या आता है, b² आता है। देखो भाई, अब यहाँ पे एक थ्योरम का काम आता है कि इफ अ नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एक नंबर है 6 का स्क्वायर और इसको 3 डिवाइड करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये 6 × 6 को 3 डिवाइड कर रहा है। और जब ये डिवाइड हो रहा होगा तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये डिवाइड जो होगा वो अंदर का मामला, मतलब कि उस नंबर से ही वो डिवाइड हो रहा होगा। बात समझ पा रहे हो? इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर। अगर जो प्राइम नंबर है 3 वो 36 को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर 3 6 को भी डिवाइड करेगा। और कोई भी नंबर आप मेरे को बता दो, जैसे सपोज 36 है, 36 को कोई भी प्राइम नंबर बता दो जो डिवाइड करता हो। कौन सा बता रहे हो, 2 बता रहे हो, लो भाई। तो इसका मतलब क्या है, 6 × 6,
बाय 2। तो जब ये डिवीजन हो रही होगी तो क्या ये डिवीजन 6 से नहीं हुई होगी? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। बात समझ में आ गई? और ले लो, सपोज एक नंबर है अपने पास 196। 196 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करता है? 2 करता है और 7 करता है। तो 2 सपोज उसको डिवाइड करता है तो उसका मतलब क्या है? ये नंबर क्या अपना 14 इंटू 14 है ना। अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 अल्टीमेटली 14 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इफ अ नंबर डिवाइड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सॉरी, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड स्क्वायर ऑफ अ नंबर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर। यानी कि अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 3 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ या फिर यहाँ सीधा लिखता हूँ, now as 3 divides a square it will also divide a। यानी कि 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे से मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ? देखो, मैं करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या करा, √3 को क्या माना? रेशनल मानने से वो p बाय क्यू की फॉर्म में आया और उसी वजह से वो a बाय बी की फॉर्म में भी आया, जहाँ पे वो क्या है? को प्राइम है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि 3 एक ऐसा नंबर है जो कि a को डिवाइड करता है। अब आगे चल के मैं ये दिखा दूंगा कि 3 जो है वो b को भी डिवाइड करता है। यहाँ से मेरी ये वाली बात झूठी हो जाएगी। कौन सी बात? जहाँ पे मैंने ये कहा था कि a एंड b आर को प्राइम, कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, पर मैं दिखा दूंगा कि इनका कॉमन फैक्टर 3 है। अगर ये बात झूठी तो इससे ऊपर वाली भी झूठी और इससे ऊपर वाली भी झूठी, तो √3 रेशनल होने की बजाय क्या हो जाएगा? इर्रेशनल हो जाएगा। देखो कैसे इस बात को मैं प्रूव करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। अब अगर मैंने क्या कहा है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड इट विल ऑल्सो डिवाइड a, तो अगर 3 a को डिवाइड करता है तो जब ये a को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0, वरना तो सभी सबको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है? यहाँ पर रिमाइंडर 0। अगर मैं a को लिखना चाहूँ तो क्या मैं a को लिख सकता हूँ कि इट इज़ 3 टाइम्स ऑफ c? हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा है, जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको पढ़ा रहे थे तभी भी इस तरीके से लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो प्लस रिमाइंडर तो 0 है तो लिखने का फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं यहीं से देखूं तो a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 9c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब इस a स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ तो देखो किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा कि 3 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ? 9c स्क्वायर बाय में b स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3c स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर इज़ इक्वल टू b स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ पे से एक चीज़ देखो, यहाँ पे से मैं ये इम्प्लीकेशन निकाल सकता हूँ, जो 3 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। और अभी अभी हमने देखा कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा नाउ एज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर it will also divide now as 3 divides b square it will also divide b। पहले क्या लिख रहा था कि क्योंकि 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। अब मैंने क्या लिख दिया कि 3 क्योंकि b स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहाँ पे देख सकते हो b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है और आंसर c स्क्वायर आ रहा है, तो इट विल ऑल्सो डिवाइड b। अब अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखूं तो यहाँ पे से मेरे को क्या पता चल रहा है कि 3 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। पर पहले हमने क्या कहा था कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा, क्या लिखूंगा ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 and 2
we can say that 3 divides both A and B, but earlier we said that A and B are co-prime, तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। पहले हम क्या कह रहे थे, ए एंड बी आर को प्राइम, और अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको ए को 3 डिवाइड करता है और बी को भी 3 डिवाइड करता है, यानी कि दे हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2 वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, बट अर्लियर वी सेड दैट ए एंड बी आर को प्राइम। दिस contradiction has arisen एक सेकेंड बस, this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 3 is rational. Therefore root 3 is an irrational number. बात समझ में आ गई भाई? देखो किस तरीके से हमने यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाई थी। हमने सबसे पहले स्टार्ट ये करा कि अपने को इर्रेशनल प्रूव करना था, तो रेशनल मान लिया। अगर तो रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में आएगा। अब p बाई क्यू की फॉर्म को ऑफकोर्स सिंप्लीफाई इस तरीके से हमेशा करा जा सकता है कि जहाँ पर a और b क्या रहें, को प्राइम रहें। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, स्क्वायरिंग करी और ये दिखा दिया कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर जो 3 है एक प्राइम नंबर, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। a को डिवाइड करेगा तो उसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैंने यहाँ पर ये दिखाया कि 3 जो है वो b स्क्वायर को भी करता है, और अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो b को भी करेगा। अगर 3 a को भी करता है, b को भी करता है, इसका मतलब 3 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर है। पर पहले हमने क्या कहा था कि a और b क्या हैं, दोनों के दोनों को प्राइम है। तो ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो कॉन्ट्राडिक्ट इसीलिए कर रही हैं क्योंकि जो हमारी इनिशियल अजम्पशन थी कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, वही रॉन्ग थी। तो रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क में पूछा जाएगा भाई। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सेम क्वेश्चन को घर पे ट्राई करेंगे। प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल, रूट 5 इज इर्रेशनल एंड रूट 7 इज इर्रेशनल की फॉर्म में। यहाँ पर अगर आपको डाउट है कि यहाँ पर एक इस तरीके से लिखा है, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। अगर चाहो तो फिर से कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा था क्योंकि नाउ एज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर इट विल ऑल्सो डिवाइड a, और अगर 3 a को डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या किसने पे जाएगा, c पे। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 3c के, और a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो a स्क्वायर की जगह मैंने 9c स्क्वायर लिख दिया था। बात समझ में आ गई भाई? तो ये कार्यक्रम है इस क्वेश्चन का। मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा, पर अगर ये नहीं आया तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। क्या आएगा, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 2 ही नंबर में आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 3 नंबर में आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा। अगर तो ये 2 नंबर में आएगा तो किस तरीके से आएगा, और 4 में आएगा तो किस तरीके से आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तो ये 2 में आएगा तो वो आपको पहले से क्वेश्चन में बताएंगे कि वी नो दैट कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि आपको बता देंगे कि अगर रूट 3 इर्रेशनल है तो आप प्रूव करके दिखाओ कि 2 प्लस रूट 3 भी क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा।
स्टिल अगर ये 2 नंबर में पूछा जाता है और आपको जानकारी नहीं दी जाती तो आप खुद से मान लेना कि आपको पता है कि रूट 3 एक इर्रेशनल है। पर अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो पहले आपको रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि ये करा है, और उसके बाद आपको वो करना पड़ेगा जो मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे अगेन इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल मान लेता हूँ। लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल मान लिया भाई, इसको क्या मान लिया, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं √3 को उस तरफ ले जाऊं, सॉरी 2 को उस तरफ ले जाऊं, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस एंड √3 विल बी p - 2q/q। अब आप एक छोटी सी बात समझो, जब हम रेशनल नंबर की फॉर्म लिखते हैं p/q, तो p और q क्या होते हैं, यहाँ पे इंटीजर होते हैं। अगर p और q दोनों एक इंटीजर हैं तो 2q भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर सपोज q एक इंटीजर है 5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, वो भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। अब p ये एक इंटीजर है और 2q भी क्या एक इंटीजर है। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ तो वो भी क्या होगा, इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर लेकर के देख लो आप, उनका डिफरेंस कभी भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो बेसिकली जो √3 है वो एक इंटीजर अपॉन में इंटीजर की फॉर्म में आ गया है, यानी कि √3 जो है हमारा वो a/q की फॉर्म में आ गया, वेयर p - 2q को मैंने किसके इक्वल माना है, a के इक्वल मान लिया है। ठीक है, तो यानी कि समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में ये यहाँ पर आ गया है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम वन वी कैन say that √3 is a rational number। क्यों भी लिखना चाहो तो लिख दो, बिकॉज इट कैन बी written in form of a/q, यानी कि समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब आगे क्या लिखोगे इंग्लिश में, आगे आप ये लिख सकते हो, बट वी नो दैट √3 is a irrational number, an irrational number, है ना। यहां से √3 क्या आ गया, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में आ गया, तो ये क्या लग रहा है, रेशनल लग रहा है। पर अपने को तो मालूम है ना क्या, कि √3 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो यहीं पे मैंने यही लिखा है, फ्रॉम वन वी कैन से दैट √3 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ a/q, बट वी नो दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, वही जो पहले लिखा था, कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that 2 + √3 is a rational number, therefore 2 + √3 is an irrational number। क्लियर है आप सब लोगों को। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे मेरे को ऐसा लगता है कि इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में से 100% कोई एक क्वेश्चन आने वाला है भाई। ठीक है, तो मतलब इसी तरीके से हो सकता है 2 - √3 कर दें, या √3/2 कर दें, या 1/√3 कर दें, इसी टाइप में। मतलब कि जहाँ पे आपको पहले से जानकारी हो कि √3 क्या है, कि इर्रेशनल है, और उसका यूज़ करके आप क्या करना हो, किसी दूसरे नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना हो, तो आपको लेफ्ट राइट एडजस्ट करना है। जो भी आपको पता है पहले से इर्रेशनल है, क्वेश्चन में दिया है इर्रेशनल है, उसको आपको रेशनल दिखा देना है, कॉन्ट्राडिक्ट कराना है अपनी बातों को। ठीक है, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुई है यानी कि इनिशियल अजम्पशन वाज रॉन्ग। बात क्लियर है। तो इसके अंदर भी मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आपको प्रूव करना है कि √3 या सपोज 5/√3 को करना है आपको एक इर्रेशनल प्रूफ,
और दूसरा आपको करना है 1 माइनस 2√5 को, ठीक है। तो इन दोनों को आप घर पे इरेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी इस चैप्टर में अपना क्या बच गया है, एलसीएम एचसीएफ की वर्ड प्रॉब्लम्स बच गई हैं, और अपना कोई एक नंबर दे देते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, वो हमें डिटरमाइन करना होता है, तो वो थोड़ा सा बच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे का देख लेते हैं। बाय बाय टिल देन, थैंक यू भाई।